इस कहानी के सभी पात्र और घटनाएं काल्पनिक हैं, जिसका किसी भी व्यक्ति या घटना से कोई संबंध नहीं है। यदि किसी घटना के साथ इसकी समानता होती है, तो इसे मात्र एक संयोग कहा जाएगा। दिग दिगंत और अनंत तक गूंजायमान है। ब्रह्मनाद है विधि का वो अटल विधान है। धर्म की अधर्म पर विजय का वो प्रमाण है। जायमान है वो अटल विधान है। विजय का वो प्रमाण है। ब्रह्मांड का महान योद्धा आर्यमान है। ब्रह्मांड का महान योद्धा वो आर्यमान है। आर्यमान है। अनंत असीम ब्रह्मांड, अद्भुत, विशाल, विराट, जहां असंख्य आकाश गंगाएं प्रतिक्षण बनती रहती हैं, मिटती रहती हैं। हर आकाश गंगा में होते हैं अनगिनत तारे, अनेकों सूरज, और सूरज के साथ होता है अपना सौर मंडल, जिसमें रहते हैं अनेकों ग्रह। न जाने कितने सूरज चमके और बुझ गए, न जाने कितने तारे चमके और खो गए, न जाने कितने ग्रह, कितनी पृथ्वियां, कितनी सभ्यताएं बनी, बढ़ी और खो गई समय की इस अनंत धारा में। इन्हीं अनजानी परंतु अमर गाथाओं में से एक है महागाथा ब्रह्मांड के योद्धा आर्यमान की। बहुत समय पहले पृथ्वी से लाखों प्रकाश वर्ष दूर आर्याना आकाश गंगा में एक ग्रह था, थार। थार एक रेगिस्तान था, पानी की बूंद नहीं थी, फिर भी पूरे ब्रह्मांड के लिए मूल्यवान था थार, क्योंकि थार में थी ऐसी खाने जहां से दुर्लभ जीवनदायी पदार्थ निकलता था, जिसे थारस कहते थे। यह किसी भी ग्रह की जहरीली से जहरीली हवा को भी रासायनिक प्रक्रिया से प्राणवायु बना देता था, जीने के लायक बना देता था। कहावत थी, थारस जिसके वश में, पूरी आकाश गंगा उसके वश में। आर्याना आकाश गंगा की संरक्षक संस्था ओमियान के नियमों के अनुसार थारस को कोई भी व्यक्ति अपने वश में नहीं कर सकता था।
यहां तक कि थार ग्रह का राजा जारांत भी नहीं। राजा होते हुए भी जारांत अपना राज्य गणतंत्र प्रणाली से चलाता था। खानों से निकलने वाले थारस का 25% भाग ही थार ग्रह के हिस्से में आता था। बाकी का हिस्सा ओसेक अंतरिक्ष संगठन में चला जाता था। ओसेक आरियाना आकाश गंगा के व्यापारियों का संगठन था और जिसका संचालन अंतरिक्ष में बनाए गए एक कृत्रिम ग्रह ओसेक से होता था। मगर ओसेक संगठन में कई व्यापारी ऐसे भी थे जो अति महत्वाकांक्षी थे, जो पूरे ब्रह्मांड में अपना आधिपत्य स्थापित करना चाहते थे। परंतु जब तक ओमियान था तब तक कोई कुछ नहीं कर सकता था। ओमियान अंतरिक्ष के लोगों की संरक्षक संस्था थी, जो अंतरिक्ष के निवासियों के हितों का पूरा ध्यान रखती थी और अपनी शांति सेना के द्वारा संपूर्ण ब्रह्मांड में शांति और व्यवस्था बनाए रखती थी। इसी ओमियान संस्था का अध्यक्ष था महान होशिंग। होशिंग जिस ग्रह पर रहता था उस ग्रह का नाम था गुरुक्षेत्र, जहां आज छिड़ी हुई है एक महाजंग। थार की तरफ जब निकला तो टोबो भी उसके साथ हो लिया। हाँ भाई, तू ही बड़ा भाई है, तू ही आगे चल, तू ही आगे चल। अरे अरे अरे, आप चालक की जगह पर क्यों बैठने लगे? अरे अब आप जाकर आराम से बैठिए। इस छोटे भाई को भी कभी सेवा करने का मौका दीजिए ना। अरे मैं आपसे भी जल्दी ले चलूंगा, मुझे शीघ्र थार पहुंचना है। जाइए, बैठिए वहां पर। अभी भी मुझे दूध पीता बच्चा समझता है। अरे आराम से चलाऊंगा तो गुरुक्षेत्र के चक्कर काटता रह जाऊंगा। हमें शीघ्र ही थार ग्रह पहुंचना है। देखा कितना ठीक कहता था ना, माया रास्ता कितना सही चल रहा है। अरे अरे अरे, इतनी सारे उल्का एक साथ, ये तो पहाड़ के झुंड चले आ रहे हैं। तो बहुत सारे पहाड़ चले आ रहे हैं। हाँ हाँ, तुमने दाहिने चलने को कहा था, पर इस उल्काओं के झुंड का क्या करें? ये तो सचमुच हमारी जान ले लेंगे। अरे उल्काओं के भंवर में फंस गए तो मैं भी देख रहा हूं, लेकिन करें क्या? क्या कह रहे हो तुम? भंवर की तरह यान को गोल गोल घुमाते चलो, तुम्हारा कोई पुर्जा तो नहीं ढीला हो गया? अच्छा भाई, तुम जैसे कहते हो वैसे कर लो। अगर कुछ हुआ तो उसकी जिम्मेदारी तुम पर। घुमा रहा हूं भाई। ये तो निकल गए हम लोग। वाह वाह, मान गए चोको, वाह। बड़े भाई, बड़े भाई। क्या? ये सचमुच थार है। तुमने मेरी मां को बहुत कटाया, उसे बहुत सताया।
उसे विष देकर मारने की कोशिश की, मुझे घर में नष्ट करने की कोशिश की। ये सच नहीं है दुर्दान। नासा ने तुमसे झूठ बोला। हाँ, झूठ बोला है उसने। मेरी माँ को झूठा बोलता है, माँ को झूठा बोलता है। ये तू क्या कर रहा है दुर्दान? तू मेरा पिता है। मेरा कोई पिता नहीं है, तुम दोनों को दंड अवश्य मिलेगा। सैनिकों, इन दोनों को नरक के पास ले जाकर गुलामों की तरह बेच दो। ले जाओ, बेच दो। आखिरकार आर्यमान लोगों के साथ अपनी मंजिल, अपनी जन्मभूमि टोबो, टोबो, मैं थार पहुंच गया। टोबो, ये मेरी मातृभूमि है। टोबो, मैं यहां पैदा हुआ हूं। मुझे अपनी मां से मिलना है। आओ टोबो। परंतु ये क्या, अपनी जन्मभूमि पर कदम रखते ही आर्यमान को वहां पर फैली अराजकता के दर्शन हुए। उसके अंदर का योद्धा जाग उठा और उसने टोबो से कहा, टोबो, तू पाए से आक्रमण कर, मैं ताए से करता हूं। जल्दी चल, जल्दी जल्दी चल, चल चल, चल, तू भी चल, 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 सीधा चल, चल, चल सीधा। क्या आक्रमण किया है? के उस मजलूम बूढ़े और बुढ़िया से आर्यमान को थार में होने वाले अत्याचारों का पता चलता है। वो मन ही मन कुछ निश्चय लेता है, अपना और टोबो का भेष बदलता है और थार के किसी खादान में पहुंच जाता है।
माँ जी, आपको कहीं चोट तो नहीं आई? नहीं बेटा, मैं ठीक हूँ और तुम तो ठीक। कहाँ है मेरा आर्यमान? मैंने ध्यान में किसी दुखी औरत को कारावास में तड़पते हुए देखा। मुझे ऐसा लगा कि वो मुझे पुकार रही है। वो तुम्हारी माँ थी। महाराज, मुझे पता ही नहीं था कि मेरा सपना इतना बड़ा हो गया है। ये क्या कह रही हो तुम? हाँ महाराज, ये हमारा आर्यमान है। तुम सच कह रही हो? ये हमारा आर्यमान है? हाँ महाराज, हमारा आर्यमान है ये। पिताजी, आर्यमान। अपने बरसों पहले बिछड़े माता पिता को खादान में देखकर आर्यमान भाव विभोर हो उठता है और वहां ओसेक में कुर्बक नारक को यह समाचार देता है कि आर्यमान को थार में देखा गया है। थार में थार की खानों के पास जो मानव भक्षी इलाका है, हाँ तो उस इलाके में आर्यमान को देखा गया है। तो क्या उसे मानव भक्षियों ने खा डाला? तो इसमें बुरा क्या है कुर्बक? नहीं महासामंत नारक, समाचार बिल्कुल इसके उलट है। हमारे सैनिकों ने आर्यमान पर हमला किया था, लेकिन आर्यमान हमारे सैनिकों से कहीं ज्यादा तेज निकला। हमारे सैनिक आर्यमान के सामने ठहर नहीं पाए। तो फिर आर्यमान कहाँ है? खबर मिली है कि आर्यमान बिजली की तरह आया और बिजली की तरह गायब भी हो गया। क्या? आर्यमान जिंदा है? नहीं। हाँ महारानी। क्या बात कर रहे हो शुक्रांत? क्या बात कर रहे हो तुम? ऐसा कैसे हो सकता है? उसे हमारे सामने ही तो कब्रिस्तान में दफन किया गया था। शुक्रांत, हमारे सामने। सारे ब्रह्मांड की आंखें धोखा खा सकती, लेकिन कुर्बक की आंखें धोखा नहीं खा सकती। चुपचाप तलवार नीचे फेंक दो, नहीं तो अभी इसी समय तुम्हारी आंखों के सामने तुम्हारे माता पिता को मृत्यु की गोद में सुला दूंगा। ले जाओ इसे। कौन है वो विद्रोही? थार की बागी महारानी रासा का पुत्र आर्यमान। ये है आर्यमान। वाह कुर्बक वाह, तुमने पुरस्कार।
मुझे अपराधी घोषित करने से पहले मेरा अपराध तो बता दीजिए महारानी। तुम्हारा सबसे बड़ा अपराध ये है कि तुम आर्यमान हो। नहीं महारानी, मेरा अपराध यह है कि मुझे मारने के आपके सारे प्रयासों के बावजूद मैं जीवित हूं। मेरा अपराध यह है कि मेरा जन्म थार और आर्याना की मुक्ति के लिए हुआ है। इससे क्या होगा? ये हम श्वास की यानी कि ब्रीदिंग एक्सरसाइज कर रहे हैं। उससे क्या होगा? उससे हमारे लंग्स यानी कि फेफड़े मजबूत हो जाएंगे, हमारी कोशिकाओं को ताजी ताजी हवा मिलेगी और हम दिन भर तरोताजा रहेंगे। मैं भी मेरे घर जाकर ब्रीदिंग एक्सरसाइज करूंगा। जरूर, लेकिन एक बात का ख्याल रखना राहुल, हमारे घर के अंदर की हवा बाहर की हवा से अक्सर ज्यादा प्रदूषित रहती है, क्योंकि हम अपने घर के अंदर सांस छोड़ते रहते हैं जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड होती है। तरह तरह के गैस के चूल्हे हमारे यहाँ चलते हैं तो वहां से कई खतरनाक गैसें निकलती रहती हैं, और फिर धूल में कई तरह के विषाणु, जीवाणु, कीटाणु रहते हैं। उससे क्या होगा? घर में प्रदूषण के रहते आपको सर दर्द, आंखों की जलन और मतली हो सकती है और थकान भी महसूस हो सकती है। और अगर आपने लंबे समय तक इस बात पर ध्यान नहीं दिया तो दिल की बीमारी और कैंसर भी हो सकती है। इसलिए जितना हो सके अपने घर को प्रदूषण से मुक्त रखिए। धूम्रपान वैसे भी करने की चीज नहीं होती, परंतु अगर आपको धूम्रपान करना ही है तो दो बातों का ध्यान रखें। धूम्रपान कभी भी एयर कंडीशन रूम में मत करें, और अगर आपको धूम्रपान करना ही है तो इस बात का निश्चय कर लें कि आपके घर की खिड़कियां खुली हैं। बाथरूम में, किचन में एग्जॉस्ट फैन लगाया कीजिए, और इस तरह से आप अपने घर को प्रदूषण से मुक्त रख सकेंगे। आपके एयर कंडीशन की आप नियमित रूप से सफाई करते रहें। इससे क्या होगा? इससे हमारा घर प्रदूषण मुक्त रहेगा और हम घर के अंदर भी स्वच्छ हवा में सांस ले पाएंगे। अब तुम बताओ कि इससे क्या होगा? इससे मैं एक्सरसाइज करूंगा और शक्तिमान के जैसा स्ट्रॉन्ग बन जाऊंगा। अरे वाह, क्या बात है। अब आप लोग भी समझ गए होंगे कि इससे क्या होगा। ब्रह्मांड का महान योद्धा वो आर्यमान है। धीरशील शूरवीर है प्रचंड